अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मैंने किचन में आकर जीएम साहब को इंटरकॉम किया और बताया कि दूध ख़त्म हो चुका है। आप जैसा कहें वो मैं करूं। मैं नीचे से दूध लाकर इनके लिए और इनके मेहमानों के लिए चाय बना दूं या फिर होटल से बनी बनाई चाय लेकर आ जाऊं। उन्होंने एक लम्हा सोचने के बाद मुझसे कहा कि तुम नीचे जाकर दूध लाओगे और फिर चाय बनाओगे तो इसमें अच्छा खासा वक्त लग जाएगा। तौसीफ साहब को जल्दी वापस जाना है, इसलिए तुम ऐसा करो कि बनी बनाई चाय ही होटल से पकड़ लाओ। लिहाजा मैं चाय लेने होटल की तरफ चला गया। इस तगाज़े के मुताबिक जब तुम चाय लेकर वापस आए तो मकतूल का मुलाकाती तौसीफ अहमद जा चुका था। ताख़ीर से वापसी पर मकतूल ने तुम्हें खूब डांटा और चाय पीने से भी इनकार कर दिया। तुम गुस्से की हालत में किचन तक पहुंचे, चाय की भरी हुई चैनक को वहीं शेल्फ पर छोड़ा, डबल रोटी काटने वाली छुरी उठाई और उसे छुपाकर मकतूल के कमरे में पहुंच गए। कस न मिलने की वजह से तुम्हारा दिल पहले ही बहुत दुखा हुआ था। मौजूदा डांट डपट ने तुम्हारा दिमाग ख़राब कर दिया और तेश के आलम में तुमने अपने जनरल मैनेजर खालिद निज़ामी को कत्ल कर दिया। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके गहरी सांस ली और मुलजिम से पूछा, क्या सब कुछ इस तगाज़े के दावे के ऐन मुताबिक पेश आया था? बिल्कुल नहीं जनाब। मुलजिम ने बड़ी शिद्दत से नफ़ी में गर्दन हिलाई। इस तगाज़ा का दावा झूठ के पुलंदे के सिवा कुछ भी नहीं। अभी आपने जिन वाक़यात का जिक्र किया है ऐसा कुछ नहीं हुआ था। फिर हकीकत क्या है? मैंने सरसराते हुए लहजे में कहा। ये सच है कि होटल पर मुझे काफ़ी देर हो गई थी और उसकी भी एक वजह थी जिसकी तफसील में जाकर मैं मौजूद अदालत का वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। बस इतना समझ लें कि चाय वाले का एक बंदे से झगड़ा हो रहा था, इसी सबब उसे चाय बनाने में देर हो गई थी। इतना बताने के बाद वो थोड़ी देर के लिए रुका, फिर इजाफा करते हुए बोला, लेकिन इस रोज़ मैं वापस दफ्तर नहीं आया था बल्कि नीचे ही से घर चला गया था। क्यों? तुम नीचे ही से घर क्यों चले गए थे? मैंने मसनूई सख्ती से पूछा। तुम्हें तो मकतूल ने अपने दोस्त के लिए चाय लेने भेजा था। हाँ, चाय लेने तो भेजा था, लेकिन इससे पहले कि चाय तैयार होती जीएम साहब अपने दोस्त के हमरा दफ्तर से रुखसत हो गए थे। उसने मजबूत लहजे में जवाब दिया। मैं जिनके लिए चाय लेकर जाने वाला था, जब वही चले गए तो फिर दफ्तर में जाकर क्या करता? तुम्हें ये कैसे पता चला कि मकतूल और उसका दोस्त दफ्तर से जा चुके थे? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए इस्तफसार किया। तुम तो इस वक्त चाय के होटल पर खड़े थे। ये बात मुझे आरिफ साहब ने बताई थी, मुलजिम ने जवाब दिया। लेकिन आरिफ महमूद साहब को तो तुम दफ्तर में बैठा छोड़कर नीचे गए थे। मैंने हैरत की अदाकारी करते हुए कहा। वो तुम्हें कहाँ मिल गए? ये सच है कि मैं आरिफ साहब को दफ्तर में बैठा छोड़कर ही चाय लेने गया था, लेकिन इनसे भी चाय के बारे में पूछा था और उन्होंने चाय पीने से इनकार कर दिया था। मुलजिम वजाहत करते हुए बोला, लेकिन जब मैं चाय के होटल पर खड़ा था और चाय तैयार होने ही वाली थी तो मैंने आरिफ साहब को अपनी तरफ आते देखा। इन्हें देखकर मैं इनकी तरफ बढ़ा तो उन्होंने मुझे बताया, खालिद निज़ामी और इनका दोस्त तौसीफ अहमद तुम्हारी चाय का इंतज़ार करते करते थक गए थे, इसलिए थोड़ी देर पहले वो दफ्तर से निकल गए हैं। लिहाजा चाय वगैरह को भूल जाओ और घर की राह पकड़ो। मैंने इनसे कहा कि अगर वो चले गए तो मुझे दफ्तर बंद करना होगा। मैं ऊपर जाता हूँ। दफ्तर मैंने बंद कर दिया है, आरिफ साहब ने ठहरे हुए अंदाज में बताया। मुझे भी एक जगह वक्त पर पहुँचना है, इसलिए तुम्हारा इंतज़ार किए बगैर मैं उठ आया हूँ और दफ्तर को भी लॉक कर दिया है। निज़ामी साहब से जब इंटरकॉम पर मेरी बात हुई थी तो उन्होंने इस बात की ख़ास तौर पर ताकीद की थी कि मैं जल्दी चाय लेकर आऊँ, क्योंकि इनके दोस्त तौसीफ को ज़्यादा देर तक वहाँ नहीं बैठना था। इस तनाजुर में आरिफ साहब की बात दिल को लगती थी कि वो अपने दोस्त के साथ दफ्तर से चले गए होंगे। चाय वाले बंदे की लड़ाई भड़ाई इतनी दिलचस्प और सनसनीखेज थी कि मैं निज़ामी साहब की हिदायत को भूल गया और ख्याल न रख सका, और इस तरह मुझे देर हो गई। आरिफ साहब ने मुझे मुतज़ब्ज़ब देखा तो पूछा, क्या तुम्हें ऊपर दफ्तर में कोई काम था? अगर तुम्हारा दफ्तर में जाना ज़रूरी है तो जाओ, वरना घर चले जाओ। मैंने सोचा जब आरिफ साहब दफ्तर को लॉक कर ही चुके हैं तो मैं ऊपर जाकर क्या करूँगा। अगले रोज़ निज़ामी साहब की डांट सुनना लाजमी बात थी, लिहाजा मेरा फ़िलहाल घर चले जाना ही मुनासिब था। मैंने आरिफ साहब के सवाल के जवाब में कहा, दफ्तर में मुझे तो कोई काम नहीं, इसलिए मैं घर ही जा रहा हूँ। और फिर मैं वाकई अपने घर चला गया था। अगली सुबह यानी 12 अक्टूबर को जब मैं दफ्तर आने की तैयारी कर रहा था तो पुलिस ने मुझे निज़ामी साहब के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया, और इस वक्त से लेकर अब तक
मैं एक मुलजिम की हैसियत से इधर उधर घसीटा जा रहा हूँ। मुलजिम ने तवील वजाहत ख़त्म की तो मैंने आखिरी सवाल किया। वाक़या तो शवाहिद के मुताबिक आधी रात को भी मकतूल की ज़ाती कार बिल्डिंग के सामने सर्विस रोड के किनारे पार्क मिली थी। जब तुमने घर की राह पकड़ी तो देखा नहीं था? निज़ामी साहब की नेवी ब्लू मज़दा कार वहाँ मौजूद थी। जनाब, चाय का होटल बिल्डिंग की दूसरी जानिब बगल में वाक़ है। मैं वहीं से सीधा घर चला गया था। मुझे नहीं मालूम कि मेरे जाते वक्त मकतूल की गाड़ी वहाँ मौजूद थी या नहीं। मुलजिम ने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। वैसे आरिफ साहब ने जब इनके जाने का बताया था तो मुझे इनकी बात का यकीन आ गया था। मुझे मुलजिम से और कुछ नहीं पूछना जनाब आली, मैंने रूए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए हतमी लहजे में कहा। इसके साथ ही अदालत का मुकर्ररा वक्त ख़त्म हो गया। जज ने 15 दिन बाद की तारीख देकर अदालत बर्खास्त करने का ऐलान कर दिया। द कोर्ट इज़ एडजॉर्न्ड। आइंदा पेशी पर इस्तग़ासा की तरफ से 3 गवाहों को शहादत के लिए अदालत के कमरे में लाया गया। इनमें से 2 गवाह ऐसे थे जिनके बयानात और बादशां इन पर होने वाली जरा में कोई ख़ास बात नहीं थी। लिहाजा मैं अदालती कार्रवाई के इस हिस्से का जिक्र गोल करते हुए आगे बढ़ता हूँ। तीसरे गवाह का नाम तौसीफ़ अहमद था। ये वही शख्स था जो वक़्वा के रोज़ मकतूल से मिलने खान ट्रेडर्स के ऑफिस आया था। गवाह ने सच बोलने का हलफ उठाया। इसके बाद अपना मुख्तसर सा बयान रिकॉर्ड करा दिया। तौसीफ़ अहमद की उम्र 50 और 45 के दरमियान रही होगी। वो एक कदावर और सेहतमंद शख्स था। उसके चेहरे पर घनी मूंछें बहुत अच्छी लगती थीं। वो विटनेस बॉक्स में खड़ा बड़ा मुतमईन नजर आता था। इसके अंदाज़ और तासुरात में किसी बेचैनी और बेकरारी की झलक दिखाई नहीं देती थी। गोया वो अंदर से खासा पुरसुकून था। जज की इजाज़त हासिल करने के बाद वकील इस्तग़ासा लगभग 15 मिनट तक घुमा फिरा कर इससे मुख्तलिफ सवालात करता रहा। फिर इसने जिरा ख़त्म करके मुझे टर्न दे दी। मैं अपनी बारी पर विटनेस बॉक्स के करीब चला गया। फिर इस्तग़ासा के गवाह की आंखों में देखते हुए सवालात का आगाज़ किया। तौसीफ़ साहब, अदालत के कटहरे में खड़ा होना कैसा लग रहा है? एकदम नॉर्मल, उसने मजबूत लहजे में जवाब दिया। क्या आपको पहले भी कभी अदालत में आकर गवाही देने का इत्तफ़ाक़ हुआ है? नहीं जनाब, उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। ये मेरा पहला तजुर्बा है। इसके बावजूद आप ज़रा भी नर्वस दिखाई नहीं देते। मैंने चुभते हुए लहजे में पूछा। वो जल्दी से बोला, जिस शख्स के हाथ पांव साफ हों वो कहीं भी चला जाए उसे नर्वस होने की ज़रूरत पेश नहीं आती। दैट्स गुड, मैंने सिराने वाले अंदाज में कहा। फिर पूछा कि तौसीफ़ साहब, वक़्वा के रोज़ आप मकतूल के दफ्तर कितने बजे पहुँचे थे? मेरा ख्याल है, वो पुरसोच अंदाज में बोला, मैं इस रोज़ 5:45 यानी 5:45 बजे के करीब खालिद निज़ामी के पास पहुंचा था। तौसीफ़ साहब, मुझे पता चला है कि मकतूल के साथ आपके गहरे दोस्ताना मरासिम थे। मैंने संजीदा लहजे में कहा। मकतूल की नागहानी मौत से यकीनन आपको ज़हनी धचका और दिली सदमा पहुंचा होगा। मैं आपके दुख दर्द में बराबर का शरीक हूँ, लेकिन ये सवाल और जवाब मेरे पेशे का तकाजा हैं। इसके लिए पेश की माजरत चाहता हूँ। इस्तग़ासा का गवाह वकील सफ़ाई की जानिब से इस नौइयत के दोस्ताना रवैये की उमूमन तवक्को नहीं रखता। लिहाजा तौसीफ़ का चौंकना और मुतज़ब्ज़ब होना ऐन फितरी रद्द अमल था। उसने एक लम्हे के शशोपंज के बाद धीमे लहजे में कहा, इस ताज़ियत और दिली हमदर्दी के लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। फ़िलहाल आप अपने पेशेवराना तकाज़े और फ़राइज़ ज़रूर निभाएं। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू वेरी मच, मैंने तशक्कुराना अंदाज में कहा। फिर सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पूछा, जब आप मकतूल से मिलने उसके ऑफिस पहुँचे तो वहाँ और कौन कौन था? जनाब, मैंने ऑफिस के एक एक कमरे में तो झाँक कर नहीं देखा, लेकिन मकतूल की ज़बानी पता चला था कि उसके अलावा सिर्फ अकाउंटेंट ऑफिस में मौजूद था या फिर ऑफिस बॉय जाहिद हुसैन। ठीक है, मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। मकतूल खालिद निज़ामी ने आपको गलत नहीं बताया था। इस वक्त दर हकीकत यही सूरत हाल थी। मैं सांस लेने के लिए रुका, फिर इजाफा करते हुए इस्तग़ासा के गवाह से पूछा, क्या मकतूल ने आपके सामने ही मुलजिम को चाय का कहा था? जी हाँ, उसने इस बात में जवाब दिया और बताया, लेकिन ऑफिस के किचन में दूध ख़त्म हो गया था। लिहाजा मकतूल ने मुलजिम को हिदायत की कि वो जल्दी से बाहर से जाकर होटल से चाय ले आए। ये जल्दी से जाने वाली हिदायत शायद इसलिए की गई थी कि आपको किसी ज़रूरी काम से कहीं और जाना था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो तायीदी लहजे में बोला। मैंने इस्तफसार किया, तो क्या मुलजिम फटाफट चाय लेकर आ गया था? कोई नहीं जनाब, उसने कटहरे में खड़े हुए मुलजिम की तरफ देखते हुए बुरा सा मुँह बनाया।
ये तो ऐसा गया कि फिर पलटकर वापस ही नहीं आया। तो इसका मतलब है, मैंने ड्रामाई अंदाज इख्तियार करते हुए कहा, इस रोज़ आप चाय पिए बिना ही अपने दोस्त मकतूल खालिद निज़ामी के दफ्तर से रुखसत हो गए थे। जी हाँ, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। मैंने पूछा, क्या आप मोअज़्ज़िज़ अदालत को बता सकते हैं कि वक़्वा के रोज़ आप मकतूल के पास से कितने बजे रुखसत हुए थे? यही कोई 6:20 या 6:25 पर, उसने बताया। क्या मकतूल भी आपके साथ ही दफ्तर से उठ गया था? जी नहीं, उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई और कहा, मैं अकेला ही वहाँ से रुखसत हुआ था। मकतूल को अभी कुछ देर और दफ्तर में बैठकर काम करना था, यानी जब आप दफ्तर से निकले इस वक्त तक मुलजिम चाय लेकर वापस नहीं आया था। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए इस्तफसार किया। बिल्कुल नहीं, उसने एक मरतबा फिर नफ़ी में जवाब दिया। मकतूल मुलजिम की ताख़ीर के बाइस खासा बरहम था और उसने मुझसे कहा भी था कि जब ये चाय लेकर वापस आएगा तो वो गर्म चाय की प्याली उठाकर उसके मुंह पे दे मारेगा। लेकिन अफसोस कि इस रोज़ मुलजिम चाय लाया ही नहीं, बल्कि दफ्तर वापस आने के बजाय वो अपने घर चला गया था और मकतूल को अपने गुस्से के इजहार का मौका न मिल सका। बल्कि इसी रोज़ वो बदनसीब एक ऐसी दुनिया में पहुंचा दिया गया कि अब वो किसी पर गुस्सा करने या डांटने डपटने के काबिल ही नहीं रहा। मैंने इस सरसरी से तबसरे के बाद थोड़ा तवक्कुफ किया, फिर विटनेस बॉक्स में खड़े इस्तग़ासा के गवाह से पूछा, तौसीफ साहब, जब वक़्वा के रोज़ आप लगभग 6:25 पर मकतूल के पास से रुखसत हुए तो क्या इस वक्त खान ट्रेडर्स का अकाउंटेंट मिस्टर आरिफ महमूद अपने कमरे में मौजूद था? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता जनाब, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। मैं मकतूल के पास से उठा और इधर उधर देखे बगैर दफ्तर से निकल गया था। ये बताना मेरे लिए मुमकिन नहीं कि उस वक्त आरिफ महमूद दफ्तर में मौजूद था या नहीं। थैंक यू तौसीफ साहब, मैंने तशक्कुराना लहजे में कहा। आपने मेरे सवालात के बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिए हैं। बस एक आखिरी टेस्ट बाकी है, इसके बाद आपको जाने की इजाज़त दे दी जाएगी। आखिरी टेस्ट? वकील इस्तग़ासा ने हैरत भरे लहजे में सवाल किया। क्या मेरे फाजिल दोस्त अदालत के कमरे में कोई लेबॉर्ट्री खोलने का इरादा रखते हैं? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैंने तुर्की बतुर्की जवाब दिया। ये एक आजमाइशी टेस्ट होगा जो खालिद निज़ामी के असली कातिल तक रहनुमाई करेगा, यानी मैं इस टेस्ट के ज़रिए मकतूल के कातिल को बेनकाब कर दूंगा। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस खारिज की, फिर वकील इस्तग़ासा की आंखों में देखते हुए कहा, उसूली तौर पर तो इस टेस्ट में सिर्फ इन्हीं अफराद को शामिल किया जाएगा जो वक़्वा के रोज़ शाम 6 बजे से रात 8 बजे तक जाए वारदात पर किसी न किसी तरह मौजूद रहे थे, क्योंकि इन्हीं में से कोई कातिल है। अगरचे मेरी नज़र में आपका इस केस में कातिल की हैसियत से कोई किरदार नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप इस टेस्ट में हिस्सा लेना चाहें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। मुझे इस किस्म का कोई शौक़ नहीं, वकील इस्तग़ासा ने झुंझुलाहट भरे लहजे में कहा। कोई बात नहीं, मैंने सरसरी से लहजे में कहा, आपका नुमाइंदा इस टेस्ट में शामिल है। मेरा नुमाइंदा? शिद्दत हैरत से वो उछल पड़ा। आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं इस केस की मुलजिम जाहिद हुसैन का जिक्र कर रहा हूँ। वो तो आपका मुवक्किल है, वो तेज लहजे में बोला। मेरा नुमाइंदा कैसे हो सकता है? मेरे फाजिल दोस्त, मैंने रसानियत भरे अंदाज में कहा, इसमें किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि मुलजिम जाहिद हुसैन मेरा मुवक्किल है और मैं उसे इस केस से बाइज्जत बरी करवाने की कोशिश के आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका हूँ। लेकिन मेरा मुवक्किल होने के साथ वो इस्तग़ासा का नामज़द मुलजिम भी है, यानी इस्तग़ासा ने मेरे मुवक्किल को खालिद निज़ामी के कातिल की हैसियत से नामज़द कर रखा है। गोया एक तरह से मुलजिम इस्तग़ासा का इल्ज़ाम शुदा नुमाइंदा है। मैंने थोड़ा तवक्कुफ करके टटोलने वाली नज़र से वकील इस्तग़ासा की तरफ देखा, फिर बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर मैं पिछले 5-6 माह से मुलजिम की वकालत कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं इसे बेगुनाह समझता हूँ, लेकिन मेरा ऐसा समझने से अदालत को यकीन नहीं आएगा। वो तो हर मामले का सबूत मांगती है, लिहाजा मैंने अपने मुवक्किल को भी इस टेस्ट से गुजारने का फैसला किया है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाए। इस सिलसिले में आप किन अफराद का टेस्ट करेंगे? जज ने मेरी तरफ देखते हुए दिलचस्पी से पूछा। और ये टेस्ट किस किस्म का होगा? जनाब आली, मैंने बेहद संजीदा लहजे में कहा, हालत व वाक़ियात के मुताबिक वक़्वा के रोज़ यानी 11 अक्टूबर की शाम सिर्फ 4 अफराद 6 और 8 बजे के दरमियान जाए वारदात पर मौजूद थे। नंबर 1 है मकतूल खालिद निज़ामी, नंबर 2 मुलजिम जाहिद हुसैन, नंबर 3 मकतूल का दोस्त और इस्तग़ासा का गवाह तौसीफ अहमद, नंबर 4 खान ट्रेडर्स का अकाउंटेंट और इस्तग़ासे का सबसे अहम गवाह आरिफ महमूद। मैंने थोड़ा तवक्कुफ किया, एक गहरी सांस खारिज करने के बाद हाज़रीन ने अदालत पर एक उचटती सी निगाह डाली और दलाइल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मज़ीद कहा,
खालिद निजामी की गर्दन कटी लाश जिस अंदाज में जाए वकुआ पर पड़ी मिली है, इससे ये बात पाए सबूत को पहुंच जाती है कि इसने खुदकुशी नहीं की, यानी इसे मुतवक्का कातिल नहीं समझा जा सकता। लिहाजा मुतज़क्कर हवाला लिस्ट में इसका नाम खुद ब खुद खारिज हो जाएगा। इसके बाद जिंदा अफराद में मुल्जिम जाहिद हुसैन का नंबर पहले आता है। मुझे यकीन है कि खालिद निजामी को मुल्जिम ने कत्ल नहीं किया, लेकिन मैं इसे भी इस स्पेशल टेस्ट से गुजारूंगा ताकि अदालत के सामने हक़ाइक़ को आश्कारा किया जा सके। बाकी दो अफराद आरिफ महमूद और तौसीफ अहमद हैं। तौसीफ साहब का टेस्ट तो अभी मुल्जिम के साथ ही हो जाएगा और आरिफ महमूद जब अदालत के कमरे में नज़र आएगा तो इसे भी देख लिया जाएगा। और जहाँ तक टेस्ट की नौइयत का ताल्लुक है तो मैंने एक मरतबा फिर लम्हाती खामोशी इख्तियार की। इसके बाद जज की तरफ देखते हुए कहा, जनाब आली, ये एक इंतहाई सादा सा टेस्ट है और 1 मिनट से भी कम वक्त में एक आदमी भुगत जाएगा। आप देखते जाएं। फिर मैंने कटहरे में खड़े इस्तगासा के गवाह तौसीफ अहमद की तरफ इशारा करते हुए पूछा, तौसीफ साहब, क्या आप इस टेस्ट के लिए तैयार हैं? उसने जवाब दिया, जी हाँ, मैं तैयार हूँ। तो फिर आ जाएं, हम जज साहब के पास चलते हैं। ये कहते हुए मैंने अपने बैग में से रफ पैड और कलम निकाल लिया। इस दौरान में तौसीफ फिटनेस बॉक्स में से निकल आया था। मेरी इस ड्रामाई कार्रवाई पर अदालत में मौजूद हर शख्स हैरान और परेशान था। इनके लिए ये अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। अदालत के कमरे में अजीब सी सनसनी आमेज खामोशी छाई हुई थी। मैं इस्तगासा के गवाह तौसीफ अहमद को अपने साथ जज के पास ले गया और रफ पैड और कलम उसे थमाते हुए कहा, आप जज साहब की नज़र के सामने इस पैड पर लिखें कि मैंने खालिद निजामी को कत्ल नहीं किया और इस लाइन के नीचे अपने दस्तखत कर दें। तौसीफ ने उलझनज़दा नज़रों से एक के बाद दीगरे मुझे और जज को देखा, लेकिन कोई सवाल किए बगैर उसने जज के सामने वो काम कर दिया जिसकी मैंने उससे फरमाइश की थी। मैंने गवाह के हाथ से पेड़ और कलम ले लिया, फिर उसका कंधा थपकते हुए कहा, शुक्रिया तौसीफ साहब, आप इस टेस्ट में पास हो गए हैं। अब आप वापस जाकर कटहरे में खड़े हो जाएं। तौसीफ के जाने के बाद जज ने उलझनज़दा नज़रों से मुझे देखा। फिर इससे पहले कि वो मुझसे कोई सवाल करता, मैंने मज़कूरा पेज के सफ़े पर जहां तौसीफ ने मुख्तसर सी तहरीर के बाद दस्तखत किए थे, ये जुमला लिखकर उसकी तरफ बढ़ा दिया, जनाब आली, आप इस हकीकत को देख चुके हैं कि इस्तगासा का गवाह तौसीफ अहमद दाएं हाथ से काम करने का आदी है, यानी वो राइट हैंडेड है। जज ने मेरा लिखा हुआ जुमला मुलाहिजा किया और असबात में गर्दन हिला दी। इसके बाद मैंने यही अमल मुल्जिम जाहिद हुसैन के साथ भी दोहराया और उसकी तहरीर की कारकर्दगी वाले सफ़े पर भी वैसा ही जुमला लिखा और जज के सामने रख दिया। मेरे इस्तफसार पर जज ने इस मरतबा भी सर को असबाती जुम्बिश दी। मैं मज़कूरा दोनों सफ़ात जज की मेज़ पर छोड़कर वापस अपनी जगह पर आ गया। वकील इस्तगासा बड़ी देर से सब्र किए खड़ा था। वो मज़ीद इंतज़ार न कर सका और इज़्तिरारी लहजे में बोला, जनाब आली, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आया कि मेरे फाजिल दोस्त ने क्या टेस्ट किया है और इस टेस्ट से क्या नताइज बरामद हुए हैं। जज ने वकील इस्तगासा की तसल्ली की खातिर साफ साफ बता दिया, डिफेंस काउंसलर ने यह साबित किया है कि इस्तगासे का गवाह और मुल्जिम दाएं हाथ से काम करने के आदी हैं। इनका शुमार राइट हैंडेड अफराद में होता है और जहां तक नताइज का ताल्लुक है ये तो वकील साहब ही बताएंगे। मेरे फाजिल दोस्त, वकील इस्तगासा ने मेरी जाने मुतवज्जा होते हुए कहा, तो इस टेस्ट की क्या रिपोर्ट है जो अभी अभी आपने नहायत ही खुफिया तरीके से मौजूद अदालत के सामने किया है। हाज़रीन अदालत के अलावा इस केस का इंक्वायरी ऑफिसर भी बड़ी तशवीश और दिलचस्पी से मेरी जानिब देख रहा था। मैंने खकार कर गला साफ किया और ठहरे हुए लहजे में कहा, जैसा कि मोहतरम जज साहब ने बताया कि इस इस्तगासे का गवाह तौसीफ अहमद और केस का मुल्जिम जाहिद हुसैन दाएं हाथ से काम करने के आदी हैं, जिन्हें अंग्रेजी में राइट हैंडेड कहा जाता है। मैं सांस लेने के लिए रुका, फिर इजाफा करते हुए कहा, जाए वकुआ का नक्शा, लाश की हालत और पोजीशन इस बात की गवाह है कि खालिद निजामी का कत्ल किसी ऐसे शख्स ने किया है जो बाएं हाथ से काम करने का आदी हो, यानी लेफ्ट हैंडेड है। लिहाजा तौसीफ अहमद और जाहिद हुसैन में से कोई भी कत्ल नहीं कर सकता। ये आप क्या कह रहे हैं? इंक्वायरी ऑफिसर ने इज़्तिरारी अंदाज में कहा। मैंने आईओ की आंखों में झांकते हुए गंभीर लहजे में जवाब दिया, कादिर बख्श, आपने बड़ी बारीक बीनी से लाश का मुआयना किया था और बड़ी एहतियात से जाए वकुआ का नक्शा तैयार किया था। ये नुक्ता तो आपको पकड़ लेना चाहिए था। मैंने लम्हे भर को खामोश होकर इंक्वायरी ऑफिसर को घूरा। उसके चेहरे पर जलजले के आसार थे। मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा,
इस मर्तबा फिर मेरा मुखातिब जज था। जनाब अली, मैंने गुज़िश्ता पेशी पर आपसे वादा किया था कि इंक्वायरी ऑफिसर के इंटरव्यू से मैंने जो अजीम मकसद हासिल किया है वो मैं आइंदा किसी पेशी पर मौजूद अदालत के सामने ज़रूर लाऊंगा, और ये ऐसा ही मौका है कि मैं अपने मुवक्किल को बेगुनाह साबित कर दूं। मैंने ड्रामाई अंदाज में एक मरतबा फिर तवक्कुफ किया। जज गहरी दिलचस्पी से मेरी जानिब मुतवज्जा था। मैंने सिलसिलाए दलाइल को आगे बढ़ाते हुए कहा, जनाब अली, मकतूल की कुर्सी इस कमरे में ऐसी पोजीशन से लगी हुई थी कि अव्वल तो दाएं हाथ से काम करने वाले के लिए इस पर, खासतौर पर इसकी गर्दन पर हमला करना नामुमकिन था। कमरे की मशरकी दीवार और मकतूल की गर्दन के बीच इतना फासला नहीं था कि लंबे फल वाली छुरी को आज़ादाना घुमाकर उसकी गर्दन को निशाना बनाया जाता, और अगर बिलफर्ज मुखाल ऐसा हुआ भी था तो इस सूरत में मकतूल की गर्दन बाएं जानिब कान के नीचे से कटना चाहिए थी, जबकि हकायक ये हैं कि मकतूल की गर्दन दाएं जानिब कान के नीचे से कटी थी, जिसका वाज़ेह मतलब ये हुआ कि किसी लेफ्ट हैंडेड शख्स ने इस पर कातलाना हमला किया था, जो कारगर साबित हुआ और मकतूल पलक झपकते में इस दुनिया से उस दुनिया में मुंतकिल हो गया। मेरा तो इस तरफ ध्यान ही नहीं गया था। आइयो ने सरसराती हुई आवाज़ में कहा, वाकई ये तो बड़ा अहम नुक्ता है। आपका ध्यान इस तरफ नहीं गया तो कोई बात नहीं, मैं अब इस जानिब आपकी तवज्जो दिला रहा हूँ। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, आप चाहे वकुआ के नक्शे को जहन में ताज़ा करें और पूरी सच्चाई और ईमानदारी से बताएं कि खालिद निज़ामी का कातिल कौन हो सकता है, लेफ्ट हैंडेड या राइट हैंडेड। उसने बगैर किसी तसब्सुब और मखमसे के जवाब दिया, कातिल ने वो ख़तरनाक हमला बाएं हाथ से किया था, यानी वो लेफ्ट हैंडेड था, और मेरा मुवक्किल 101% राइट हैंडेड है। मैंने रुए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए कहा, जनाब अली, आपने खुद अपनी आंखों से मुलाहिजा किया कि मुज़्रिम दाएं हाथ से काम करने का आदी है, जबकि आईओ साहब फरमा रहे हैं कि कातिल यकीनन लेफ्ट हैंडेड है। लिहाजा मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके एक गहरी सांस ली, फिर गहरी संजीदगी से कहा, जनाब अली, मौजूद अदालत से मेरी इस्तदा है कि मेरा मुवक्किल बेगुनाह है, इसलिए उसकी बाइज्जत बर्रियत के एहकाम सादिर फरमाए जाएं। दैट्स ऑल योर ऑनर। जज ने घूर कर इंक्वायरी ऑफिसर की तरफ देखा और खुशीले अंदाज में कहा, इसका तो ये मतलब हुआ कि पूरा इस्तगासा ही गड़बड़ है। जनाब अली, तफ्तीशी अफसर घिघियाए हुए लहजे में बोला, ये लेफ्ट राइट की गलती तो बहरहाल हुई है। लेफ्ट राइट की गलती इंसान को जन्नत के बजाय दोज़ख में पहुंचा देती है। जज ने खफकी आमेज लहजे में कहा, यह अदालत तुम्हें हुक्म देती है कि 7 यौम के अंदर अंदर नया चालान पेश किया जाए। और अब, जज ने ज़रा तवक्कुफ किया, फिर खुशीले लहजे में कहा, अब लेफ्ट राइट की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसी वक्त वकील इस्तगासा की हैरत में डूबी हुई आवाज़ उभरी, वो लेफ्ट हैंडेड शख्स कौन हो सकता है जिसने जीएम का खून किया? अगर मैं यूं कहूं कि मेरे फाजिल दोस्त, लेफ्ट हैंडेड कातिल को तलाश करने के लिए आप अपने गिरेबान में झांक कर देखें तो ये बड़ी नाज़ेबा बात होगी। मैंने एक एक लफ्ज़ को तंज में भिगोकर वकील मुखालिफ की समाअत पर मारते हुए कहा, लिहाजा मैं बस इतना अर्ज़ करूंगा कि लेफ्ट हैंडेड कातिल को आप इस्तगासा के गवाहों की फहरिस्त में तलाश करें, आपको बड़ी आसानी से कातिल मिल जाएगा। वैसे आप चाहें तो खान ट्रेडर्स के ऑफिस जाकर भी ये पता लगा सकते हैं कि मैंने जिन 4 अफराद को सर्कल किया था, इनमें बाएं हाथ से काम करने का आदी कौन है। आपकी आसानी, सहूलत और मदद के लिए इतना बता सकता हूँ कि मैंने अभी तक कातिल का अदालती टेस्ट नहीं लिया। ऐसा तो सिर्फ एक ही शख्स है। वकील इस्तगासा की पुरतशवीश आवाज़ उभरी, खान ट्रेडर्स का अकाउंटेंट आरिफ महमूद। मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कहूँगा, मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन बुजुर्गों के कहे हुए को कहने से बाज फिर भी नहीं आऊँगा कि अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है और बेअकल के लिए। इसके साथ ही अदालत का वक्त ख़त्म हो गया। आइंदा पेशी पर अदालत ने मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी कर दिया। वकील इस्तगासा के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, अलबत्ता इंक्वायरी ऑफिसर ने खुद को अक्लमंद साबित करते हुए मेरे इशारे को बखूबी समझ लिया था, और इस मर्तबा उसने लेफ्ट राइट की गलती किए बगैर बिल्कुल सही आदमी पर हाथ डाला था, यानी आरिफ महमूद को हवालाए अदालत कर दिया था। आरिफ ने पुलिस कस्टडी में अपने जुर्म का इकरार कर लिया था। वो लेफ्ट हैंडेड था और इसी ने कंपनी के जीएम साहब को मौत के घाट उतारा था अपने मंसूबे की तकमील के लिए। वकुआ के रोज़ जाहिद हुसैन को कुर्बानी के बकरे के तौर पर इस्तेमाल किया और गलत बयानी करके उसे दफ्तर आने के बजाय वापस घर भेज दिया, ताकि अगले रोज़ जब वो दफ्तर आए तो फ़ौरन जीएम के कत्ल के इल्ज़ाम में धर लिया जाए। और फिलवाक़िया ऐसा ही हुआ भी था।
تفصیل کے مطابق جنرل مینیجر خالد نظامی ایک ایماندار اور اصول پرست شخص تھا۔ جب اس نے یہ کمپنی جوائن کی تھی، 2 افراد سخت تکلیف میں تھے جو کسی نہ کسی حوالے سے کمپنی کو نقصان پہنچا کر اپنا گھر بھر رہے تھے، اور عارف محمود ایسے افراد میں سر فہرست تھا۔ وقوعہ سے 3 ماہ پہلے مقتول نے اکاؤنٹنٹ کا ایک سنگین فراڈ پکڑ لیا تھا، جس کے لیے اکاؤنٹنٹ کو باس کے سامنے بری طرح ذلیل ہونا پڑا تھا۔ اپنی ذلت اور رسوائی کا بدلہ لینے کے لیے وہ موقع کی طاق میں رہا، اور جب زاہد حسین کو لون سے منع کر دیا گیا اور وہ اپنا غبار نکالنے کے لیے ادھر ادھر بیٹھ کر جی ایم کے خلاف باتیں کرنے لگا تو عارف محمود کو زاہد کی شکل میں قربانی کا بکرا نظر آ گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ جنرل مینیجر کو اس طرح موت کے گھاٹ اتارے گا کہ اس قتل کا الزام زاہد حسین کے سر چلا جائے۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ جو لوگ اصول پرست اور ایماندار ہوتے ہیں، انہیں قدم قدم پر دشواریوں اور مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات یہ مخالفت ان کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ خالد نظامی کے ساتھ پیش آیا۔